आज की इस क्लास में हम सीखेंगे गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम तथा गोली दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके हैं गोली दर्पण क्या होता है तथा गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष आदि को, तथा हम लोग प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु क्या होता है, प्रतिबिंब के प्रकार और कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी, दोनों के बारे में। तो अगर आप लोगों का किसी कारण से क्लास छूट चुका है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाए जिसको आप देख सकते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए यहाँ पर 3 नियम दिए गए हैं। तो पहला नियम क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला नियम क्या है, उसके लिए हम लोग को पहले एक दर्पण ले लेते हैं, एक अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण ये रहा। अवतल दर्पण में ध्रुव चाहिए, फोकस चाहिए, तो ये सारी चीजें बनानी पड़ेंगी किसी भी चित्र के लिए। तो पहले वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव, इस तरीके से हमने 3 पॉइंट्स ले लिए। तो हमने क्या पढ़ा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। तो पहला नियम यही बन जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, तो ये एक मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण है, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। प्रतिबिंब बनाने के लिए पहला किरण आरेख हम ये खींचेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। ठीक है, पहला नियम ये हो गया। तो दूसरा नियम क्या है, ठीक है, प्रथम नियम में हम इसी नियम का प्रयोग करेंगे कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 किरण आरेख खींचना है। तो 2 किरण आरेख में से पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, तो फिर से एक अवतल दर्पण हम लोग बना लेते हैं, ध्रुव खींच लेते हैं, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, फोकस, वक्रता केंद्र, फोकस, ध्रुव, ये सारे पॉइंट्स ले लिए। दूसरा नियम इसी का उल्टा ले लेंगे कि फोकस से जाने वाली किरण, यानी परावर्तन की कोई भी किरण है फोकस से जा रही है, तो फोकस से जाने वाली किरण, तो ये जा रही है, दर्पण क्यों जा रही है, तो फोकस से जाने वाली किरण हो गई। परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। दूसरा किरण ये हो गया कि फोकस से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, समांतर। द्वितीय नियम हो गया। तीसरा क्या है, तृतीय नियम, कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण, ठीक है। तो एक फिर से हम लोग दर्पण बना लेते हैं, अवतल दर्पण ही बना लेते हैं, ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस, इस तरीके से हम किरण ले लें। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण कहां से जाती है, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से जा रही है तो उसी किरण से परावर्तित भी हो जाएगी। जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से परावर्तित हो जाती है, यानी वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इन 3 नियमों का प्रयोग हम प्रतिबिंब बनाने के लिए करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये रहा मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो फोकस से जाएगी। दूसरा क्या है, फोकस से जाने वाली किरण है तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तीसरा नियम क्या है कि कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इन 3 नियमों में से किसी 2 नियम या तीनों नियम का एक साथ प्रयोग करके प्रतिबिंब का बनना हम लोग देखेंगे कि गोली दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब बनने का नियम हो गया। इसी नियम के आधार पर हम लोग गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। तो गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम में सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के लिए वस्तुओं को अलग अलग स्थिति में रखना पड़ता है। वो अलग अलग स्थितियां क्या है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो एक यदि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर अलग अलग स्थानों पर वस्तुओं को हम रख सकते हैं। ठीक है, वो स्थान कौन कौन से हैं, नंबर 1, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, अनंत पे हो, यानी वस्तु कहां पर हो, अनंत पे हो। नंबर 2 क्या है, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे तो हो, लेकिन कहां पर,
वक्रता केंद्र से दूर हो। दूसरा हो गया ये। तीसरा क्या है, जब वस्तु कहां पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहां पर, वक्रता केंद्र पर। चौथा सी और एफ यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। ठीक है। पांचवा, जब वस्तु कहां पर हो, फोकस पे हो। और छठा कहां पर है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। तो इस तरीके से वस्तु इसमें अवतल दर्पण के सामने 6 स्थानों पर वस्तुओं को रखा जा सकता है। नंबर 1 आपने देखा, जब वस्तु कहां पर हो, मुख्य अक्ष पर न हो, यानी मुख्य अक्ष से दूर अनंत पर हो। तो जब भी अनंत पे बनाना होगा तो मुख्य अक्ष से बाहर दिखाएंगे। नंबर दूसरी स्थिति क्या है, मुख्य अक्ष पर तो है लेकिन वक्रता केंद्र से दूर, यानी वक्रता केंद्र के इधर आ गया तो ये दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति क्या है, वस्तु खुद वक्रता केंद्र पर हो। कहां पर, वक्रता केंद्र पर। नंबर 4, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में हो। ठीक है। नंबर 5, फोकस पे। और नंबर 6 कहां पर हो, फोकस और ध्रुव के बीच में हो। तो इस तरीके से 6 स्थितियों में वस्तुओं को रखा जा सकता है और इन अलग अलग वस्तुओं की स्थितियों के अलग अलग प्रतिबिंब बनेंगे और उन्हीं के बारे में हमें इस हेडिंग के अंदर पढ़ना है। तो अब देखते हैं प्रथम स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। मीन्स व्हेन an object at infinity ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पे है, एट इंफिनिटी। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, अवतल लेंस चाहिए। अवतल लेंस की स्थितियां पढ़ रहे हैं तो अवतल लेंस चाहिए। उसपे और क्या चाहिए, मुख्य अक्ष चाहिए, ध्रुव चाहिए। तो मुख्य अक्ष एक हम लोग खींचेंगे जिसमें वक्रता केंद्र और फोकस होगा और ध्रुव होगा। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कहां पे है, अनंत पे है। तो एक ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे ले लेते हैं, अनंत पे ले लेते हैं, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। तो ये हम लोग पहले से जानते हैं, जब भी वस्तु अनंत पर है तो अनंत से आने वाली किरणें समांतर होंगी, यानी बहुत दूर से अगर कोई भी चीज है तो वहां से जितनी भी प्रकाश किरणें आती है समांतर होती हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणें चाहिए। तो पहली समांतर किरण ये, ठीक है, जो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से, ये परावर्तित हो गई। दूसरी समांतर किरण भी फोकस से जाएगी। तो दूसरी समांतर किरण ये परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहां पर काटी हैं, फोकस बिंदु पर काटी हैं। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर। जैसे ही प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब बनते ही हम चित्र को देखकर इसकी 4 पॉइंट्स बता सकते हैं, जो कि चित्र को देखने से पता चलता है। तो वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उन पॉइंट्स को हमें इमेज देखकर ही बताना पड़ेगा। तो इमेज देखने के बाद हमको क्या पता चल रहा है, पहली स्थिति कि प्रतिबिंब बन कहां पे रहा है, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, फोकस पर। तो कहां पर बन रहा है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, फोकस पर। पहला हो गया। दूसरा, प्रतिबिंब वास्तविक है आभासी। तो प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है आभासी। हमने बताया था जब दर्पण के सामने होगा तो वास्तविक, दर्पण के पीछे होगा आभासी। या जिस बिंदु पर काटता है वास्तविक और काटता हुआ प्रतीत होता है तो आभासी। तो आप देख रहे हैं क्या कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। तो कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज है। ठीक है। नेक्स्ट, छोटा या बड़ा। तो आप देख रहे हैं वस्तु तो इतना बड़ा है, प्रतिबिंब यहां पर एक पॉइंट जैसा, बिंदु के जैसा मिल रहा है। तो क्या है, बहुत छोटा। छोटा तो है लेकिन कैसा, बहुत छोटा। ठीक है। उल्टा या सीधा। तो जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, यानी उल्टा प्रतिबिंब ही मिलेगा यहां पर। ये उल्टा प्रतिबिंब मतलब कि वस्तु अगर ऐसे है तो प्रतिबिंब इसका कहां मिलेगा, ऐसे, इस तरीके से ऊपर से नीचे हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी प्रतिबिंब को हम जितनी भी स्थितियां हैं
प्रतिबिंब बनाएंगे तो इन 4 पॉइंट्स को ढूंढकर आंसर लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से अब इसके बारे में क्या मिला हमको, आंसर क्या मिला प्रतिबिंब देखकर, कि प्रतिबिंब वास्तविक मिलता है, फोकस पर मिलता है, वस्तु से बहुत छोटा तथा उल्टा प्राप्त होता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हमेशा नोट कर लीजिए कि आंसर जब भी प्रतिबिंब बनाएंगे इन 4 पॉइंट्स का आंसर प्रतिबिंब देखते ही बता सकते हैं। चलिए इसी तरीके से दूसरा हेडिंग देखते हैं। दूसरा हेडिंग क्या है, जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र से दूर मुख्य अक्ष पर। तो हेडिंग हो गया मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र से दूर। ठीक है, क्या हो गया, बियॉन्ड सी, यानी वक्रता केंद्र से दूर। तो इसके लिए क्या करना है, पहले जैसा एक अवतल दर्पण चाहिए, कॉन्केव मिरर चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस चाहिए, ध्रुव चाहिए, वक्रता केंद्र चाहिए और फोकस। ये इतने पॉइंट्स, जैसे ही हमें कोई इमेज बनाना होगा इतने पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स को बनाना है, दर्पण, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, ध्रुव और फोकस। जैसे ही बन गया तो हमने हेडिंग क्या लिखा है, जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र से दूर हो। तो वस्तु को हम लोग कहां पर ले लेते हैं, वक्रता केंद्र से दूर। ठीक है, जैसे वस्तु को हमने वक्रता केंद्र से दूर लिया, हमें यहां पर 2 किरणें खींचनी पड़ेंगी मुख्य अक्ष से, वस्तु से जो चलेगी। तो पहली कहां से चलेगी, वस्तु के से चलेगी और मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर किरण कहां से जाती है, प्रतिबिंब बनाने के पहले नियम में समांतर किरण कहां से जाएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से। और दूसरी किरण कहां से जानी चाहिए, वक्रता केंद्र से डालेंगे या फोकस से। वक्रता केंद्र से डालेंगे तो ऐसे दर्पण के बाहर से चली जाएगी, तो हम कहां से डालते हैं, फोकस से। ठीक है, तो फोकस से जाने वाली किरण कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये समांतर किरण इस तरीके से गई, एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं, इस जगह पे। ठीक, तो कहां पर काटी, यहां पर। तो प्रतिबिंब कहां पर मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा। तो प्रतिबिंब को इस तरीके से बना देंगे। ऑब्जेक्ट था ए बी एंड इमेज क्या हो गया, ए डैश एंड बी डैश, ये इमेज हो गया। तो इस तरीके से देखा आपने कितनी आसानी से बन गया। इसमें भी 4 पॉइंट्स ढूंढने हैं, तो 4 पॉइंट्स के आंसर क्या क्या होंगे। फर्स्ट में हम लोग क्या बताते हैं, प्रतिबिंब कहां पर है, स्थिति बताते हैं प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, सी और एफ के बीच में। कहां पर है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। ठीक है, सी और एफ के बीच में हो गया। दूसरी स्थिति क्या बताते हैं, वास्तविक और आभासी। तो प्रतिबिंब आप देख रहे हैं किधर बन रहा है, दर्पण के सामने, यानी कैसा होगा, वास्तविक। फिर छोटा या बड़ा, तो आप देख रहे हैं वस्तु यहां पर है, प्रतिबिंब इससे थोड़ी सी छोटी मिलेगी। यानी जब तक वस्तु सी और एफ के प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में, तब तक वस्तु से छोटा। तो वस्तु से छोटा मिलेगा, छोटा तो है लेकिन किससे छोटा है, तो वस्तु से छोटा है, ये भी लिखना पड़ेगा। तीसरा उल्टा या सीधा, तो अभी हमने बताया वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा मिलता है, उल्टा। तो कैसा हो गया, उल्टा। इस तरीके से इसके भी 4 पॉइंट्स आपके आंसर मिल गए। एक बार में इसको पैरा में लिख सकते हैं, एक पैरा बना के लिख सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष के बीच में हो तो प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, वस्तु से छोटा, उल्टा तथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्राप्त होता है। क्या है, फिर से एक बार देख लीजिए। जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष के बीच में रखा जाता है, वक्रता केंद्र से दूर और मुख्य अक्ष पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक मिलता है, वस्तु से छोटा मिलता है तथा उल्टा मिलता है, और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में मिलता है। इस तरीके से 4 पॉइंट्स बताने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। नंबर 3, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, एट सी। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसके लिए भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक हमको क्या चाहिए, कौन सा दर्पण चाहिए, अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर चाहिए। कॉन्केव मिरर चाहिए तो एक कॉन्केव मिरर ले लेते हैं। कॉन्केव मिरर पर क्या चाहिए, कुछ पॉइंट्स चाहिए, ध्रुव चाहिए,
वक्रता केंद्र सी चाहिए और फोकस एफ चाहिए। ठीक है, इस तरीके से एफ हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को कहां पर रखेंगे, तो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रख देते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरणें चाहिए, तो पहली किरण हम क्या लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, और ये कहां से जाती है, फोकस से जाती है, तो ऐसे फोकस से ले लेंगे। दूसरी किरण कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, और ये कहां से हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी किरण क्या हो गई, समांतर। तो थोड़ा सा ध्यान से खींचेंगे, किस तरीके से, एक दूसरे को कहां पर काटना है, ठीक वक्रता केंद्र के नीचे। अगर सभी किरणें मेजरमेंट करके काटेंगे तो एकदम अच्छे से उसी जगह से जाएगी। तो ये हो गया वक्रता केंद्र पर, ऑब्जेक्ट ऊपर वस्तु नीचे। ठीक है, इसमें भी परावर्तित किरणें ये हो गई। अब इसमें भी हम लोग को 4 पॉइंट्स मिल गए। कौन कौन से 4 पॉइंट्स मिल गए हैं, ढूंढ लेते हैं। फर्स्ट, प्रतिबिंब कहां पर मिला, तो प्रतिबिंब देख रहे हैं, वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे मिला, और कहां पर, सी पर। तो प्रतिबिंब कहां पर मिला है, सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर। दूसरा क्या है कि प्रतिबिंब कहां पर मिल गया, उल्टा या सीधा, तो उल्टा या सीधा के लिए क्या है, वस्तु ऊपर, प्रतिबिंब नीचे, उल्टा। छोटा या बड़ा, तो छोटा या बड़ा जब भी वक्रता केंद्र के ठीक नीचे मिलेगा तो वस्तु के बराबर होता है, तो वस्तु के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट वास्तविक आभासी। तो वास्तविक आभासी के लिए हमने बताया जब भी दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक मिलेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसमें भी आपके चारों पॉइंट्स मिल गए। क्या क्या है, फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही उल्टा वस्तु के बराबर तथा वास्तविक प्राप्त होता है। उल्टा मिलता है, वस्तु के बराबर मिलता है और वास्तविक मिलता है, तथा वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। ऐसा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं। अगली हेडिंग कहां पर होगी, सी और एफ के बीच में, यानी चौथी हेडिंग क्या हो गई, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य में हो, फोकस के मध्य में हो, यानी बीच में हो, तो क्या हो जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ, यानी वस्तु को कहां पर रख रहे हैं, सी एंड एफ के बीच में रख रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दर्पण चाहिए। कैसा दर्पण चाहिए, अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर ले लेंगे। कॉनकेव मिरर लेने के बाद क्या करेंगे, इस पर हम मुख्य अक्ष खींचेंगे। मुख्य अक्ष खींचे, मुख्य अक्ष पर कौन कौन से बिंदु हमको दिखाने होंगे, सी दिखाना होगा और फोकस दिखाना होगा। ठीक है, ध्रुव दिखा देते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक वस्तु लेनी पड़ेगी। वस्तु की स्थिति क्या होगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो, ये रहा वक्रता केंद्र, ये रहा फोकस, तो इसके बीच में हम वस्तु को कहीं पर भी रख सकते हैं। इन दोनों पॉइंट पर नहीं रखेंगे, इनके बीच में भी कहीं पर भी रखेंगे। तो प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको दो किरण चाहिए। पहली किरण कौन सी होगी, समांतर किरण। किसके समांतर रहेगी, मुख्य अक्ष के, ये आ गई। दूसरी किरण कहां से जा सकती है, वक्रता केंद्र से, तो ये दर्पण के बाहर चली जाएगी, तो हम कहां से डालते हैं, फोकस से। तो फोकस से जाने वाली किरण कहां से जाएगी, ये फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो इस स्केल से ऐसे आप मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींच लीजिए, परावर्तित हो गई। और समांतर किरण कहां से जाती है, फोकस से, तो इसके लिए हम समांतर का भी खींच लेते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को ये कहां पर काट रही हैं, इस पॉइंट पर काट रही हैं। ठीक है, कहां पे काट देंगे, इस पॉइंट पर हो गया। तो ये दोनों इमेज, दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर काट रही हैं, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, इमेज। ऑब्जेक्ट का नाम ए बी, तो यहां पर हो जाएगा बी डैश, और ये हो गया ए डैश। तो इस तरीके से इसका भी प्रतिबिंब हमको मिल गया। और इसमें भी हम लोग को वही 4 पॉइंट लिखने होंगे जैसे हम लोग ऊपर लिख रहे थे।
अगर इस तरीके से आप लोग 4 पॉइंट्स कहीं पे भी डाल के लिखेंगे तो ये आंसर बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी। वो 4 पॉइंट्स को हम लोग चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। पहली स्थिति बताते हैं प्रतिबिंब कहां पर मिल रहा है। तो प्रतिबिंब कहां पर मिल रहा है? वक्रता केंद्र से दूर। कहां पर मिला है? वक्रता केंद्र से दूर। वक्रता केंद्र से दूर मुख्य अक्ष पर। दूसरी स्थिति क्या मिली है? उल्टा या सीधा? तो आप देख रहे हैं वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे है। इसका मतलब मिल कैसा रहा है? उल्टा प्रतिबिंब मिल रहा है। ठीक है, अगली चीज क्या मिलेगी? वस्तु के बराबर यानी छोटा या बड़ा। तो आप देख रहे हैं वस्तु ये बना हुआ है छोटा सा और प्रतिबिंब उससे बड़ा बना हुआ, तो वस्तु से बड़ा। क्या मिला? वस्तु से बड़ा मिल गया। चौथी चीज क्या है? वास्तविक या आभासी। तो आप देख रहे हैं प्रतिबिंब दर्पण के सामने मिल रहा है यानी वस्तु की ओर मिल रहा है, तो ऐसा क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। इस तरीके से इसके भी 4 पॉइंट्स आपके मिल गए। एक बार में इसके लाइन एक पैरा बना के जब इसको लिखना हो, यानी लघुत्तरी प्रश्न जब पूछता है, अति लघु पूछता है, तो ये 2 नंबर के मार्क्स में पूछता है। चित्र भी बनाना पड़ता है कभी कभी, और कभी कभी लिखने के लिए, दोनों पूछता है। तो क्या करेंगे हम लोग इसके लिए? एक साथ इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य में हो तो प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से बड़ा तथा उल्टा प्राप्त होता है, जो वक्रता केंद्र तथा फोकस से वक्रता केंद्र से दूर होता है। इस तरीके से ये इमेज भी आपका तैयार हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको आप लोग बना के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मेरे साथ बनाइए। चलिए देखते हैं अगली हेडिंग। अगली हेडिंग क्या होगी? पांचवी स्थिति, जब वस्तु कहां पर हो? फोकस पर हो। हेडिंग नंबर 5। एट एफ। ठीक है, तो इसके लिए भी हमको एक दर्पण चाहिए। कौन सा दर्पण बनाएंगे हम लोग? अभी किसके लिए पढ़ रहे हैं? अवतल यानी कॉनकेव पढ़ रहे हैं, तो कॉनकेव का एक दर्पण बनाएंगे जिसमें हम लोग को क्या चाहिए? एक मुख्य अक्ष चाहिए। तो मुख्य अक्ष खींचते हैं, हो गया। ध्रुव, वक्रता केंद्र और फोकस, ये इतने पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, वस्तु को कहां पर रखना है? फोकस पर। वस्तु को कहां पर रखना है? फोकस पर। तो फोकस पर हम लोग एक क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को रख देंगे। प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणें चाहिए। पहली समांतर, तो पहले हम लोग समांतर खींचते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर है। परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? फोकस से। तो परावर्तन के पश्चात इस तरीके से हम लोग फोकस से किरण खींच लेते हैं, बिल्कुल सीधी। दूसरी किरण कहां से जानी चाहिए? प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से या फोकस से। तो फोकस से डालेंगे तो ऐसे बाहर से चली जाएगी, तो हम लोग इस बार कहां से डालेंगे? वक्रता केंद्र से। तो इस तरीके से वक्रता केंद्र से दूसरी किरण वस्तु के ऊपरी सिरे से ऐसे जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने पढ़ा है नियम में कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से जाती है तो कहां से लौटती है? परावर्तन के पश्चात। परावर्तन के पश्चात कहां से लौटेगी? फोकस से। ठीक है, सॉरी, वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो वक्रता केंद्र से गई और उसी मार्ग से वापस आ गई। ठीक है, तो जब ऐसी किरणें होती है तो ये किरण कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटती, यानी ये कैसी किरण होती है? समांतर। आप इसको चाहे जितना आगे से पीछे तक आप इसको मिला खींचिए, ये एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगी। तो ये किरण कैसी है? समांतर। चाहे आगे खींचिए चाहे आप इसको पीछे खींचिए, दोनों स्थिति में ये किरण एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगी, समांतर होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें भी प्रतिबिंब के बारे में हमको 4 पॉइंट्स मिलते हैं। कौन कौन से? 1 2। क्या है वो पॉइंट्स? नंबर 1, प्रतिबिंब कहां मिल रहा है? तो प्रतिबिंब कहां मिल रहा है? अनंत पर। न इधर काटते दिख रहा है न उधर, क्योंकि किरणें कैसी हैं? समांतर। तो प्रतिबिंब कहां पर मिलेगा? अनंत पर, इंफिनिटी डिस्टेंस पे। नंबर 2, वास्तविक या आभासी? तो वास्तविक लिखते हैं।
आपके एनसीईआरटी किताबों में वास्तविक दिया हुआ है, इसको वास्तविक लर्न करिए। नंबर 2, वास्तविक हो गया, अनंत पर हो गया, उल्टा या सीधा, तो वास्तविक है इसलिए उल्टा रहेगा। छोटा या बड़ा, तो अनंत डिस्टेंस पर है तो बहुत बड़ा मिलेगा। कितना मिलेगा? बहुत बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा। अभी हमने यहां पर बोला कि एनसीईआरटी बुक्स में वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा लिखा है तो वास्तविक और उल्टा ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसका रीजन क्या, हमने क्यों ऐसा बोला? तो उसका कारण क्या है कि जब ये किरणें समांतर हैं तो एक दूसरे को न तो सामने बढ़ाने पर एक दूसरे को काटेंगी न पीछे। तो जब ये एक दूसरे को सामने न काट रहे न पीछे काट रहे, कंफर्म नहीं हो रहा कि किरणें आगे काटेंगी या पीछे काटेंगी, ऐसी स्थिति में हम ये प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या आभासी नहीं बता सकते। और जब तक वास्तविक आभासी नहीं बता सकते कंफर्म, तब तक ये प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा या सीधा भी नहीं बता जा सकता, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, थोड़ा सा संदेह है। बट एनसीईआरटी बुक्स में आप लोगों की क्या दिया हुआ है, वास्तविक और उल्टा। तो आप लोग को वास्तविक और उल्टे के आंसर को ही लर्न करिए। लेकिन अगर किसी एग्जाम में ऐसा आएगा क्या कंफर्म, तो आप कंफर्म में नहीं बताएंगे, क्योंकि इसके लिए वास्तविक या उल्टा तभी हम बताएंगे जब ये कंफर्म हो जाए कि कहाँ पे काट रहा है। तो ऐसा किसी किताबों में नहीं लिखा, बट कुछ किताबों में लिखा है, कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी प्रतिबिंब आगे काट बन रहा है या पीछे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि प्रतिबिंब से चलने वाली वस्तु से चलने वाली किरणें कैसी हैं, समांतर है, इसलिए ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। जब वस्तु कहां पर हो, फोकस और ध्रुव के बीच में हो। तो छठी हेडिंग कौन सी है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो बिटवीन P एंड F, वस्तु को कहां पर रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहले एक दर्पण चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक दर्पण बनाएंगे, कॉन्केव मिरर बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे, पॉलिश हो गई। इसके बाद इस पर हमें मुख्य अक्ष खींचना है, तो मुख्य अक्ष खींच देते हैं। मुख्य अक्ष पर कौन कौन से पॉइंट, वक्रता केंद्र और फोकस, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, दो समांतर किरणें चाहिए, वस्तु चाहिए, तो सब वस्तु पहले बनाते हैं। कहां पर रखना है वस्तु को, F और P के बीच में, वस्तु हो गया। दो किरणें चलेंगी, पहली चलेगी समांतर, तो पहली किरण लेते हैं समांतर, और समांतर किरण आप सभी जानते हैं कहां से जाएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से। कहां से जाएगी, फोकस से, तो ये गई फोकस से, ठीक है। दूसरी किरण कहां से जानी चाहिए, फोकस से तो जा नहीं सकती, तो हम लोग कहां से डालेंगे, समांतर डालते हैं, सॉरी वक्रता केंद्र से डालते हैं। तो वक्रता केंद्र से इस तरीके से स्केल के माध्यम से आप ऐसे खींचेंगे, ठीक है। तो पीछे आप देख रहे हैं फैल रही है, इंटरसेक्ट नहीं करा, क्योंकि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण उसी मार्ग से वापस भी आ जाती है, जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस आ जाती है, तो वापस आ गई। जब हम इसको आगे या पीछे बढ़ाएंगे, तो पीछे बढ़ाने पर देख रहे हैं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, फैल रहा है। जितनी दूर तक हम खींचेंगे उतनी ही दूरी तक ये दूरी बढ़ती जाएगी, यानी इधर ये एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगे। तो कहां काटेंगे, तो इसके लिए हम लोग दर्पण के आगे, सॉरी पीछे तक इसको हम बढ़ाएंगे, तो पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को कहीं पर इस जगह पर दर्पण के पीछे काट देंगे, ठीक है। तो जैसे ही दर्पण के पीछे काटेगा, वहीं पर मेरा प्रतिबिंब मिल गया, क्योंकि हमने पढ़ा है परावर्तित किरणें जहां पर काटती है वहां प्रतिबिंब मिलता है। तो परावर्तित इधर तो काट नहीं रहा है, तो हम इधर खींचते हैं, परावर्तन के बाद काट रहा है, तो यहां पर प्रतिबिंब मिलेगा। कहां पर मिला प्रतिबिंब, ये, ठीक है, ये मिल गया प्रतिबिंब। तो इसको देखते ही हम प्रतिबिंब के बारे में फिर से 4 पॉइंट्स बता सकते हैं। और वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पहली, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, दर्पण के पीछे। तो जब दर्पण के पीछे बनता है तो दूरी के बारे में हम यहां नहीं बता सकते, बस पीछे बन रहा है। नंबर 2, वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी, तो हमने पढ़ा है जब पीछे बनता है तो वास्तविक,
सॉरी, जब पीछे बनता है तो आभासी प्रतिबिंब। कैसा? तो पीछे बन गया। जब दर्पण के पीछे बनता है तो प्रतिबिंब कैसा मिलता है? वास्तविक या आभासी? तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है तो आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। उसके बाद उल्टा या सीधा? तो आप देख रहे हैं वस्तु भी ऊपर है और प्रतिबिंब भी ऊपर है, यानी वस्तु कैसा मिल रहा है, प्रतिबिंब कैसा मिल रहा है? सीधा मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? सीधा। छोटा या बड़ा? तो आप देख रहे हैं वस्तु किस आकार और प्रतिबिंब के आकार में, तो वस्तु से बड़ा मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे? वस्तु से बड़ा। ठीक है। इस आधार पर आपने इन प्रतिबिंबों के बारे में जो आपने देखा, अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी गई थी, 6 स्थितियां थी, 6 प्रतिबिंब हम लोगों ने कैसे बना और उनमें क्या क्या आंसर मिले ये लिख चुके, सीख चुके। इसको आप लोग चित्र बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्जाम्स में फिगर भी आता है बनाने के लिए, ठीक है, और लिखने के लिए, दोनों पूछता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चंस में आंसर इन्हीं में से पूछता है कि वस्तु यहाँ पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, क्या बनेगा। या किरण आरेख दे देता है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति के बारे में बनाकर दिखाइए, किरण आरेख बनाइए, तो बनाना पड़ेगा। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, क्या है? जब दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा हो। अभी तक आपने देखा था कि यदि वस्तु को हमने अवतल दर्पण के सामने रखा था तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा मिला था। अब हम लोग देखते हैं यदि वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे मिलेगा। तो चलिए पहले हम लोग ये देखते हैं उत्तल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, कितनी स्थितियां यहाँ पर हैं। तो उत्तल दर्पण के लिए हम लोग सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बनाते हैं इस तरीके से, जिसमें हम लोग पॉलिश अंदर की ओर करेंगे और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इसमें पहला ध्रुव, दूसरा फोकस और तीसरा वक्रता केंद्र, इस तरीके से हमने 3 पॉइंट्स को दिखा दिए। तो आप देख रहे हैं ध्रुव, वक्रता केंद्र और फोकस तो उस तरफ चला गया, तो इस तरफ प्रतिबिंब कहां पर हो सकता है? नंबर 1 अनंत पर और नंबर 2 मुख्य अक्ष पर, क्योंकि यहां पर अलग अलग पॉइंट्स नहीं है कि ध्रुव है फोकस पर हम यहां रख सकते हैं। तो पहला कहां पर है? अनंत पर यानी मुख्य अक्ष के बाहर, और दूसरा कहां है? मुख्य अक्ष पर। ठीक है, तो दो ही स्थिति इसमें है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष से दूर रखा गया हो। कहां रखा हो? मुख्य अक्ष से दूर। ठीक है, मुख्य अक्ष से दूर अर्थात कहां पर? अनंत पर। तो इस तरीके से भी याद रखिए, अनंत पर। मुख्य अक्ष पर नहीं रखा है अर्थात कहां रखा है? अनंत पर रखा है। तो अनंत पर रखा है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? एक दर्पण चाहिए। एक दर्पण लिए। कैसा दर्पण? तो आपने देखा उत्तल दर्पण लिए। उत्तल दर्पण में हमको मुख्य अक्ष चाहिए, मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र C, फोकस F और ध्रुव P, इतने पॉइंट्स चाहिए। दूसरा एक वस्तु चाहिए। वस्तु कहां पर होगा? अभी हमने बताया अनंत पर। अनंत पर है तो वस्तु को हम मुख्य अक्ष से बाहर निकाल के रखेंगे। जब वस्तु अनंत पर है तो वहां से चलने वाली किरणें यानी आने वाली किरणें आपस में कैसी होंगी? समांतर। जैसे सूर्य से जो भी किरणें आती हैं वो कैसी होती है? समांतर। आप कहीं से भी देखिए सूर्य वही दिखाई देता है। ठीक है, तो पहली किरण समांतर ये आई, दूसरी किरण समांतर ये आई। दो किरणों से हम सीखेंगे। आप ज्यादा भी बना सकते हैं, कहीं कहीं पर किताबों में बताया जाता है इससे ज्यादा किरणें। तो दो किरणें हैं तो कहां पर से जाएंगी? पहली समांतर है, कहां से जानी चाहिए? फोकस से। परावर्तन के नियम के लिए हमने 3 नियम सीखे थे। समांतर जाएगी फोकस से, फोकस से जाएगी समांतर और वक्रता केंद्र वाली उसी मार्ग से। तो हमने क्या खींचा? समांतर कहां से जानी चाहिए? फोकस से। ठीक है, तो परावर्तन तो इधर हो जाएगा लेकिन ये जाती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतीत होती है तो डैश डैश लाइन से बनाएंगे, कॉन्टिन्यूअस लाइन नहीं बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। दूसरी किरण भी इसी तरीके से जाएगी।
ठीक है, परावर्तन तो यहीं से हो गया इसका, ठीक है। और लेकिन हम जब इसको पीछे खींचेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है, यानी जाती हुई प्रतीत होगी। जब हम यहां से देखेंगे तो यहां से प्रतीत होगा कि प्रकाश किरण यहां से आ रही है। तो कहां से गई, समांतर फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतीत हो गई, एक दूसरे को इधर तो काट नहीं रही, कहां काट रहा है, इस तरफ, कहां पे, फोकस बिंदु पर, तो प्रतिबिंब मिल गया। इसके बारे में हम लोग को 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं नोट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट, प्रतिबिंब बना पर कहां पे है, तो प्रतिबिंब बना कहां पे है, फोकस पे। तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कहां पर मिला है, फोकस पर। दूसरी चीज, उल्टा या सीधा बता सकते हैं, तो उल्टा या सीधा, तो जब दर्पण की दूसरी ओर प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा मिलेगा, सीधा मिलेगा। कैसा मिलेगा, सीधा। वास्तविक आभासी, तो दर्पण के पीछे है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, फोकस पर हो गया, सीधा हो गया, आभासी हो गया। एक और आकार के बारे में, छोटा है या बड़ा, तो वस्तु से छोटा है, बहुत छोटा है तो बिंदुवत, तो हम लोग यहां क्या लिखते हैं, बहुत छोटा, या इसको हम लोग बिंदुवत भी लिखते हैं, यानी वह बिंदु के समान है तो बिंदुवत। तो 4 पॉइंट मिल गए। प्रतिबिंब फोकस पर मिलेगा, वस्तु के सापेक्ष सीधा रहेगा, वास्तविक आभासी तो प्रतिबिंब वास्तविक आभासी मिलेगा, और बहुत छोटा मिलेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी को नहीं। तो ये प्रतिबिंब को हम लोग कहां पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर नहीं। अगली स्थिति क्या होगी, तो अगली स्थिति जब वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाए, कहां पर, मुख्य अक्ष पर, ठीक है। तो जब वस्तु मुख्य अक्ष पर हो, ठीक है। तो जब वस्तु मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला काम एक मिरर बनाना है। कौन सा मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, उत्तल यानी कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। उसके बाद इस पर क्या हमको खींचना है, वक्रता केंद्र C, फोकस F और ध्रुव P। वस्तु को कहां पर रखना है, मुख्य अक्ष के ऊपर, कहीं पर भी रख सकते हैं मुख्य अक्ष पर, तो इस तरीके से मुख्य अक्ष पर। इसके बाद क्या करना है, 2 किरणें चाहिए, पहली किरण समांतर खींचते हैं, तो समांतर किरण इस तरीके से आई। परावर्तन के पश्चात कहां से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, इधर फोकस मिलाई और इसी को सीधे में इधर बढ़ा लीजिए, तो परावर्तन इस तरफ हो गया। दूसरी किरण हम कहां से खींच सकते हैं, तो हम लोग दूसरी किरण कहां से ले सकते हैं, वक्रता केंद्र से, यानी जो किरण वक्रता केंद्र से जाएगी उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो इस तरीके से एक सीधी लाइन वक्रता केंद्र और वस्तु तक के बीच में सीधी लाइन खींच लेंगे। तो वक्रता केंद्र से गई और टकराकर उसी मार्ग से वापस लौट गई, तो इधर चली जाएगी, ठीक है, उसी मार्ग से इस तरफ वापस लौट गई। तो प्रतिबिंब कहां पर मिल रहा है मेरा, दोनों किरणें एक दूसरे को कहां पर काट रही है, यहां पर। ए भी आपका यहां पर वस्तु हो गया और ए डैश बी डैश आपका प्रतिबिंब इमेज हो गया। तो यहां पर भी आपको देखिए प्रतिबिंब बन गया है। बस इसके बारे में हमको पॉइंट्स लिखने हैं कि प्रतिबिंब कहां पर कैसा है, उल्टा सीधा, वास्तविक आभासी, छोटा बड़ा, इन चीजों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके भी 4 पॉइंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, प्रतिबिंब कैसा, कहां पे मिल रहा है, तो प्रतिबिंब कहां पर मिल रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच में। कहां पर मिल रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होगा, सीधा या उल्टा, तो आप देख रहे हैं वस्तु भी ऊपर की ओर है, प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर है, तो कैसा मिलेगा, सीधा, ठीक है। वास्तविक आभासी, तो दर्पण के पीछे है तो आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट, छोटा या बड़ा, तो वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो वस्तु से छोटा, बस इतना ही लिखना है। तो आपने इसमें देख लिया, यह भी प्रतिबिंब बन गया। इसमें 2 ही स्थिति थी, दोनों ही स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यानी आभासी मिला है। तो 1 नंबर का कभी कभी यह भी प्रश्न पूछता है
कि किस दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किस दर्पण में सदैव मिला आभासी, इसमें भी आभासी, दो स्थिति है और दोनों आभासी मिला है। तो उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी मिलता है, ये इसका जवाब हो गया। ठीक है। कभी कभी ये भी पूछता है कि इसका रेखीय किस दर्पण का रेखीय आवर्धन सदैव 1 से कम होता है। तो इसका रेखीय आवर्धन सदैव 1 से कम। तो इस तरीके से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए प्रतिबिंब की स्थितियां जो थी खत्म हो चुकी है। प्रतिबिंब कहां और कैसे बनेगा आपने देखा। अवतल दर्पण में 6 स्थितियां और उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां थी। तो अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए प्रतिबिंब की स्थितियां आप सीख चुके हैं। इस पर आप लोग को अभ्यास करना है। चलिए अब हम लोग अगली हेडिंग देखते हैं, चिन्ह परिपाटी। तो इस हेडिंग में हम लोग चिन्ह परिपाटी यानी साइन ऑफ कन्वेंशंस को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि वस्तु को कहां पर रखते हैं, वस्तु के को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, उसका चिन्ह धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, प्रतिबिंब कहां पर बनता है, इन सारी चीजों को हमें पढ़ना है। तो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा और ठीक उसी तरीके से एक हम लोग एक्सिस खींचेंगे। एक्सिस के लिए हम लोग को क्या चाहिए, वाई एक्सिस तो वाई वाई डैश एंड एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश। तो इस पॉइंट यानी मूल बिंदु को यानी ओरिजिन पर हम लोग इस तरीके से एक दर्पण बनाएंगे कोई भी कि यहां पर क्या हो जाए इसका पोल। अब वो कोई भी दर्पण हो सकता है, ठीक है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, कोई भी दर्पण आप ले लीजिए, उसका ध्रुव कहां पर बनाएंगे, मूल बिंदु पर। ठीक। अब हम लोग वस्तु को कहां पर रखते हैं, वस्तु हमेशा दर्पण के बारे में जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो वस्तु हमेशा कहां पर रखते हैं, बाईं ओर। ठीक है। इस तरीके से दर्पण के बाईं ओर हमेशा वस्तु रहता है। ठीक है। तो वस्तु को कहां रखते हैं, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। कैसे रखते हैं, वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। कहां पे रखते हैं, बाईं ओर, लेफ्ट हैंड में रखते हैं। ठीक है। तो दर्पण का ध्रुव P और वस्तु आपका जो भी पॉइंट पे रहेगा वो, उसके बिटवीन डिस्टेंस को वस्तु की दूरी कहते हैं। यानी दर्पण के ध्रुव यानी P से वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी। और इसको हम लोग अल्फाबेट के किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, U से। ठीक है। वस्तु की दूरी को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, U से। तो वस्तु कहां है, दर्पण की बाईं ओर है और मुख्य अक्ष के इस बिंदु को हम लोग जब हम लोग इस तरफ नापते हैं तो इस दूरियों को किस में नापते हैं, ऋणात्मक में। तो वस्तु की दूरी सदैव कैसी होती है, चिन्ह कैसा होता है इसका, इसका चिन्ह सदैव ऋणात्मक होता है। हमेशा इसको बाईं ओर रखते हैं और सदैव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है। यानी कि माइनस में होता है। वस्तु की दूरी सदैव कैसी होती है, ऋणात्मक। यानी अगर इस तरफ वस्तु अगर 5 सेंटीमीटर दूर का है तो वस्तु की दूरी को हमेशा क्या लेंगे, -5 लेंगे, -6 -7 ऐसे जो भी दूरी दोगे उसके साथ माइनस चिन्ह लगा के लेंगे। पहला हो गया। दूसरा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किस बिंदु किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v से। और इसकी दूरी वास्तविक या आभासी के ऊपर निर्भर करती है। किन बातों पर, 2 बातों पर निर्भर करती है। वास्तविक, आभासी 2 प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक कहां बनता है, दर्पण के सामने यानी वस्तु की ओर। तो इस ओर की दूरी क्या लेते हैं, ऋणात्मक। और आभासी प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे। तो इस दूरी को क्या लेते हैं, धनात्मक। यानी जब भी प्रतिबिंब कहेगा कि आभासी बन रहा है तो आभासी यानी कि ये, यानी कि कहां पर बनेगा प्रतिबिंब, इस तरीके से बनेगा इस तरफ। तो इधर की दूरियां क्या होती है, धनात्मक। हो गया धनात्मक। आभासी कहां बनेगा, उल्टा बनेगा और दर्पण के सामने। और इस तरफ की सभी दूरियों को क्या लेते हैं, ऋणात्मक। ठीक है। तो वास्तविक और आभासी 2 चीजें हो गई। फोकस दूरी की बात करें
तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी ये भी उत्तल और अवतल दो दर्पण होते हैं। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो आपने देखा होगा उत्तल दर्पण में जब भी हम लोग फोकस बनाते हैं तो इस तरफ बनाते हैं, तो दर्पण के पीछे है। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होगी? धनात्मक। और यदि अवतल दर्पण रहा तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी? इस तरफ मिलता है तो क्या होगा? ऋणात्मक। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और साथ में इसके जो फार्मूला है, डेरिवेशन है 1/f = 1/b + 1/u, इसके लिए भी इसका बहुत हेल्प मिलता है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का चिन्ह। प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं। प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा बनता है, यानी नीचे की ओर, तो उसकी लंबाई हमेशा ऋणात्मक में लेते हैं। और आभासी है तो सीधा बनता है, तो इसकी दूरी को, लंबाई को क्या लेते हैं? धनात्मक में लेते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई के लिए, प्रतिबिंब की लंबाई इमेज है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वस्तु की लंबाई ऑब्जेक्ट को ओ से। तो आपने देखा वस्तु की दूरी को u से, और इसका चिन्ह सदैव ऋणात्मक। प्रतिबिंब की दूरी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका चिन्ह वास्तविक के लिए ऋणात्मक और आभासी के लिए धनात्मक होता है। फोकस दूरी उत्तल दर्पण है तो धनात्मक, अवतल दर्पण है तो ऋणात्मक लेते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को I से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रतिबिंब वास्तविक आभासी के ऊपर, तो वास्तविक है तो इस तरफ मिलेगा, लंबाई में हम धनात्मक चिन्ह लेंगे, और आभासी मिलेगा, वास्तविक मिलेगा तो ऋणात्मक लेंगे, और आभासी मिलेगा तो धनात्मक। आभासी ऊपर की ओर मिलेगा, धनात्मक हो जाएगा, और वास्तविक नीचे की ओर मिलेगा, ऋणात्मक। वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं। वस्तु सदैव आपका बाईं ओर ऊपर की ओर रहेगी, तो इसका चिन्ह आपका कैसा मिलेगा? धनात्मक मिलेगा। इस तरीके से आपका ये चिन्ह परिपाटी भी कंप्लीट हो गया। इसको एक बार लर्न कर लेंगे तो न्यूमेरिकल लगाते समय इसका बहुत ही हेल्प मिलता है। यानी आप ये समझ लीजिए, इन चिन्हों को याद रख लीजिए, तभी फार्मूला और न्यूमेरिकल दोनों आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज की क्लास में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब होता क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इन चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। साथ ही आज हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी, यानी वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, प्रतिबिंब, सभी चीजों को पढ़ा। इसको एक बार रिवाइज करिएगा। पिछली क्लास की वीडियो को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल हम लोग आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। थैंक यू।